हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन बायोलॉजी। तो ये जो आपने पिक्चर देखी हुई है, इससे आप लोगों के दिमाग में कुछ आ रहा होगा कि ये क्या है। बेसिकली ये सेल साइकिल है। ठीक है, कि सेल जो है वो कैसे डिवाइड होता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है। तो देखो, ये जो सेल साइकिल में जो डिवीजन फेस है वो इतना छोटा सा होता है, बाकी का ये रेस्टिंग फेस होता है। वैसे ये बेसिकली रेस्टिंग फेस नहीं होता है, इसमें ग्रोथ होती है। ठीक है, तो वो क्या होती है क्या नहीं होती है ये हम आगे जानेंगे, लेकिन ये चैप्टर की शुरुआत इस अच्छे से सुंदर से डायग्राम से होती है और जो ये बताता है कि सेल साइकिल जो है वो कैसा होता है। तो बेसिकली ये सेल साइकिल का डायग्राम है। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट 3 का चैप्टर 8, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। और जो सेल साइकिल और सेल डिवीजन है वो हम चैप्टर 10 में पढ़ेंगे लेटर ऑन। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो है यूनिट 3 है कि सेल का स्ट्रक्चर और जो इसके फंक्शंस हैं वो हम पढ़ेंगे, जिसमें 3 चैप्टर्स आते हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल और सेल डिवीजन। तो आज हम करेंगे चैप्टर 8। उससे पहले आपको बता दें कि जो सारी बायोलॉजी है वो सेल है। सेल जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। इसका मतलब सेल वो सबसे छोटी यूनिट है जो अपने सारे काम खुद कर सकता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ऐसा होता है। ठीक है, तो सेल जो है बेसिकली वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक साइंटिस्ट हैं, उनका नाम मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज G.N. रामाचंद्रन। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, उन्होंने प्रोटीन स्ट्रक्चर के ऊपर काम किया था। ठीक है, फील्ड ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर के ऊपर उन्होंने काम किया था। और स्ट्रक्चरल बायोलॉजी प्रोटीन की क्या होती है, उसका 3D मॉडल क्या होता है, उन सब पे इन्होंने काम किया था। बेसिकली यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी उनके फादर क्या करते थे, मदर का क्या करते थे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही ये पूछा जाता है किसी भी को एग्ज़ाम में। तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें याद रख लेना कि जो रामाचंद्रन जी थे वो लिनस पॉलिंग से मिले, डीपली इन्फ्लुएंस थे उनके पब्लिकेशन से। और कौन सा उनका पब्लिकेशन था, अल्फा हेलिक्स और बीटा सीट स्ट्रक्चर जो था। ठीक है, किसका, प्रोटीन का, स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन। ठीक है, तो ये रामाचंद्रन जी थे, हमारे देश के साइंटिस्ट थे। इनके बारे में बस ये थोड़ी सी चीज़ याद कर रख लीजिएगा। अब हम करते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में भी हम क्या क्या पढ़ेंगे आज। व्हाट इज सेल, सेल क्या है, सेल थ्योरी किसने दी, सचवान स्क्लीडन, बाद में भी एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे इसको। एन ओवरव्यू ऑफ सेल, सेल दिखता कैसा है, सेल के अंदर क्या क्या होता है, प्रोकार्योटिक सेल्स एंड यूकार्योटिक सेल्स। पहले सेल्स कैसे थे, अब सेल कैसे हैं। ठीक है, और पहले हम कोकरवेट्स और माइक्रोस्फेयर्स के बारे में नहीं जाएंगे। कोकरवेट और माइक्रोस्फेयर क्या थे, जो सबसे पहले बने थे। एक्चुअली में उन्हें सेल भी नहीं कहा जा सकता, उन्हें सिर्फ मॉलिक्यूल्स बोला जा सकता है, जो डिवाइड नहीं करते थे और बिगिनिंग ऑफ लाइफ में प्रेजेंट थे। तो प्रोकार्योटिक जो है वो सबसे पहले सेल्स बोले जाते हैं, जो बेसिकली बैक्टीरिया भी हम इसको बोल सकते हैं, बैक्टीरिया किंगडम। तो आगे चलने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो इससे पहले चैप्टर्स चैनल पे अवेलेबल हैं, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। 12th और 11 दोनों के चैप्टर्स NCERT से रिलेटेड कराए जा रहे हैं। ये चैनल उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो 11th-12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो बायोलॉजी से रिलेटेड है, या फिर TGT नेचुरल साइंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी KVS के एग्ज़ाम भी निकले हुए हैं, या फिर PGT बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जो लोग सुन करके बहुत अच्छे से याद करते हैं NCERT को, तो NCERT का सारा एक्सप्लेनेशन इसमें दिया हुआ है। मैंने लाइन टू लाइन NCERT को नहीं पढ़ाया है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं वो मैंने कोट की है इसमें। सिर्फ जो इंपॉर्टेंट लाइन्स नहीं है वो ही मैं स्किप कर रही हूँ, बाकी जो भी इंपॉर्टेंट लाइन है MCQ उसमें से बन सकते हैं या क्वेश्चन आ सकता है, उनको मैं कोट कर रही हूँ। तो ये ध्यान रखेंगे, और इसी के साथ ही इसको आगे चलते हुए हम रीड करेंगे। तो देखो, आपको सबको पता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल ही फंक्शनल यूनिट होती है। फिर उसके बाद जो सेल होते हैं, सेल जो है कंबाइन होकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू बना के ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड देन फिर जो है बॉडी बन जाती है ऑर्गेनिज्म की। तो सेल जो है बेसिकली जब यूनिसेलुलर जगह पे काम करता है, या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी सेल जो है बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है। कैसे, क्योंकि इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। ठीक है, और ये सारे लाइफ के फंक्शन अकेले खुद कर लेता है, एस्क्रिएशन एंगल्फ कर लेता है। देखो, अमीबा में सारे फंक्शन करता है ना, फूड लेना, सूडोपोडिया की तरह मूवमेंट करना, एस्क्रिएट करना वैक्यूल के थ्रू, तो सारे फंक्शन खुद कर लेता है। तो एक तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है इसकी, दूसरा एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ परफॉर्म करता है। तो इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है इंडिपेंडेंट लिविंग के लिए बिल्कुल सही है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, सेल को फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट बोलते हैं।
सबसे पहले एंटन वैन ल्यूवेनहुक ने सेल को देखा था, तो आप मुझे बोलोगे अब नहीं भाई इसे तो एंटोन वैन लीवेनहुक ने नहीं देखा था, तो मैं कहूँगी किसने वो था, तो आप बोलोगे रॉबर्ट हुक ने देखा था। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने देखा था। मैं कहूँगी नहीं, एंटोन वैन लीवेनहुक ने ही देखा था। लेकिन आप भी सही हो, रॉबर्ट हुक ने देखा था कॉर्क सेल में। कॉर्क सेल जो थे वो डेड सेल होते हैं, लेकिन एंटोन वैन लीवेनहुक ने किस में देखा, लाइव सेल में इसको देखा था, माइक्रोस्कोप के नीचे। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। ठीक है, डीएनए को जो जिसने डिस्कवर किया था वो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे, ये नेक्स्ट क्लासेस में हमारे हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कस किया था। ठीक है, फ्रेडरिक मिक्सचर ने किया था और उसको न्यूक्लियन बोला था। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। फिर हम आगे पढ़ेंगे सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी बेसिकली सचवान और स्क्लेडियन ने दी थी। तो ये कौन थे, 1838 में मैथियस क्लेडियन और जर्मन बॉटनिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे प्लांट लिए, उन पे काम किया। और एक थे थियोडोर सचवान, ये जूलॉजिस्ट थे। तो वो तो बॉटनिस्ट थे और ये जूलॉजिस्ट थे। उन्होंने क्या बोला कि जो सेल है, बोला सेल ओमनिस सेलुला ए सोलुला, यानी कि जो सेल फॉर्म होता है वो पहले सेल से फॉर्म होता है। यानी कि सेल को फॉर्म होने के लिए प्री एग्जिस्टिंग सेल होने की बहुत ज़रूरत है, नंबर 1। ठीक है, इस थ्योरी में उन्होंने बोला ओमनिस सेलुला और सोलुला, यानी कि सेल इज, ये जो ओमनिस सेलुला है ना, ये एक्चुअली में ये स्टेटमेंट रुडोल्फ विर्चो ने दिया था, लेकिन इनकी सेल थ्योरी में भी ये चीज़ है। इन्होंने कहा था कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना वो सेल, और सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं वो प्रोडक्ट ऑफ सेल हैं, या तो कंपोज्ड ऑफ सेल हैं या प्रोडक्ट ऑफ सेल्स हैं। और ऑल जो सेल्स हैं वो अराइज होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से, इनकी पहला सेल होना चाहिए। और ये जो थी, ये वाली जो लाइन थी ओमनिस सेलुला वी सोलुला, ये किसने बोली थी, रुडोल्फ विर्चो ने बोली थी। और ये जो सेल थ्योरी थी किसने दी थी, सचवान और स्क्लेडियन ने दी थी। अब एक ओवरव्यू कर लेते हैं। देखो, आपने ऑनियन पील, आपको एक्सपेरिमेंट कराया होगा लैब में, तो आपने देखा होगा जो ऑनियन पील है उसको देखते हैं, या ह्यूमन का चिक सेल जो है उनको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो बड़े अच्छे से विजिबल होते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनेल्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइजोसोम्स, ये सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं। तो ये अभी हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। सबसे छोटा जो सेल होता है वो होता है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, और ऑलमोस्ट कितना होता है, 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ होता है। ठीक है, एक्चुअली में ये भी जो है आर्चियोबैक्टीरिया होता है, टाइप ऑफ बैक्टीरिया ही होता है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में क्या है कि माइक्रोप्लाज्मा में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन बैक्टीरिया में क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ये प्रोकारियोट्स होते हैं। तो सबसे छोटा सेल अगर हम बोलें तो वो क्या है, माइकोप्लाज्मा का है। अब देखो यहाँ पे ना कुछ स्ट्रक्चर दिए हुए हैं सेल के, रेड ब्लड सेल्स हैं। ठीक है, राउंड एंड बाइकॉनकेव आपको दिख रहे होंगे। और आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। जो मैच्योर आरबीसीज होते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है ह्यूमन के अंदर। ठीक है, अगर फ्रॉग का आ जाए तो फ्रॉग में तो होता है। तो ये सब चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ हैं जो मुझे याद रहेंगी वो मैं आपको बताती रहूँगी, नोट करती रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ ले जाते हैं। वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये एमोबॉइड शेप के होते हैं। कोलोनर एपिथेलियम सेल है। तो इससे क्या पता लग रहा है कि जो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होते हैं उनका साइज डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे कि यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये नर्व सेल है और ये ट्रेकोइड्स है। ट्रेकोइड्स किसमें होते हैं, जल्दी से बताओ, जाइलम में। ठीक है, ये मैंने करा दिया है ना, जाइलम, फ्लोएम। ठीक है, तो ये जाइलम्स में होते हैं। ठीक है, अब मेसोफिल सेल्स है, ये राउंड एंड ओवल है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सेल्स टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो ट्रेकोइड्स है कैसा होता है, डेड सेल होता है। ठीक है, अब आगे हम करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के होते हैं। अब हम करेंगे प्रोकारियोट सेल्स। मैंने बताए थे एक होते हैं प्रोकारियोट्स और एक होते हैं यूकारियोट्स। ठीक है, प्रोकारियोट्स मोस्टली बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, बता भी रखा है कि प्रोकारियोटिक सेल्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं, बैक्टीरिया को, ब्लू ग्रेन एल्गा को, माइकोप्लाज्मा को और पीपीएलओ को। फ्लूरोफनोमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये स्मॉलेस्ट सेल होते हैं, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ। ठीक है, तो बेसिकली ये जो प्रोकारियोट्स होते हैं, ये जो बैक्टीरिया होते हैं, कैसे होते हैं, तो बेसिकली 4 शेप्स होती हैं। एक तो बेसिलस होती है, रोड शेप हो गए भैया, रोड शेप हो गए। ठीक है, और एक होते हैं कोकस, स्फेरिकल हो गए। ठीक है, विब्रियो के होते हैं कोमा लाइक होते हैं ऐसे। ठीक है, और स्पाइरलम कैसे होते हैं, इस तरह से स्पाइरल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और कभी कभी फ्लैजेला भी प्रेजेंट होता है, तो फ्लैजेलेटेड बोलते हैं उसको। ठीक है, ट्राइकोम होते हैं, ए ट्राइकस होते हैं है, या पेरी ट्राइकस होते हैं। ये फ्लैजेला पे डिपेंड करता है कि कहाँ फ्लैजेला प्रेजेंट है, उसको भी हम डिटेल में करेंगे
जब हम एक एक टॉपिक को डिटेल में लेंगे। तो ये बेसिकली शेप्स होती हैं प्रोकारियोट्स की, ठीक है। अब यहाँ पे दिखाया हुआ है पीपीएलओ का स्ट्रक्चर, टिपिकल यूकारियोट्स, टिपिकल बैक्टीरिया। तो देखो ये बैक्टीरिया दिखाया हुआ है, एक बाहर की सेल वेल दिखाई हुई है, इनके फ्लैजेल दिखाए हुए हैं, ठीक है। ये 1 to 2 माइक्रोमीटर है। ये पीपीएलओ दिखाया हुआ है, ये 0.1 माइक्रो, और ये वायरस दिखाए हुए हैं। एक्चुअली में वायरस पता है लिविंग सेल इसको नहीं कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये वायरसेस ऐसी मशीनरी हैं जो अगर सेल के बाहर रहे तो बिल्कुल नॉन लिविंग है, और सेल अगर बॉडी के अंदर आ जाए तो ये लिविंग बन जाते हैं। तो इसे हम लिविंग सेल कंसिडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो बॉडी के बाहर जो है इसकी मेटाबॉलिज्म नहीं होती है, तो इसे लिविंग सेल नहीं कंसिडर करते हैं। अब यूकारियोट सेल्स में देख लीजिए, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो है यूकारियोट सेल में सेल वॉल नहीं होती है। पहली बात, सेल वॉल होती है तो प्लांट्स में होती है, एनिमल सेल्स में नहीं होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। इसमें देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये न्यूक्लियोलस बीच में दिखाया हुआ है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म है ये सारा, ये न्यूक्लियोलस है। उसके साथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाया हुआ है, ये गोल्जी बॉडीज दिखाई हुई हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया दिखाया हुआ है। तो नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स इसमें दिखाए हुए हैं। अब ये हम एक एक ऑर्गेनेल्स को बड़े आराम से बैठकर पढ़ेंगे। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो जो डायग्राम है उसे बना बना कर देखेंगे। डायग्राम जितनी ज़्यादा हम बना करके देखेंगे उतने ज़्यादा अच्छे से हमें आएंगे। तो सेल वॉल के डिपेंडेंसी पर जो बैक्टीरिया होते हैं वो स्टेनिंग की डिपेंडेंसी पर, स्टेन अगर हो जा रहे हैं तो वो ग्राम, स्ट्रेन से स्ट्रेन हो जा रहे हैं तो उन्हें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोलते हैं, और अगर स्ट्रेन नहीं हो रहे हैं तो उन्हें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। और जो बैक्टीरियाज होते हैं ना उनके ऊपर ना एक ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर होती है, थिक कॉम्पोजिशन होती है। कभी इसको बोलते हैं, जब ये लूज शीट की बनी होती है तो उसको बोलते हैं स्लाइम लेयर, और अगर ये थिक होती है और टफ होती है उसको बोलते हैं हम कैप्सूल, ठीक है। और जो सेल वॉल होती है शेप बताती है कि शेप क्या बनेगी इसकी हम तो शेप को इसको करती है, बैक्टीरिया को ब्रस्ट होने से, कोलैप्स होने को से बचाती है, ठीक है। एक इसमें बता रखा है कि जैसे कि ये सेल है, किसका सेल है, बैक्टीरिया का। तो इसमें ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, जो इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, उसमें कुछ इंक्लूजन प्रेजेंट होते हैं इस तरह से, ठीक है। इसको बोलते हैं मिजोसोम। और मिजोसोम किसका काम करते हैं, जो काम माइटोकॉन्ड्रिया करती है ना यूकारियोट्स में, ऐसे ही जो प्रोकारियोट्स में मिजोसोम है वो काम करता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया वाला काम करता है, लेकिन ये क्या है, एक्सटेंशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ठीक है। और एक्सटेंशन से ही वेसिकल, ट्यूबल्स, लेमिला ये सब बनते हैं, ठीक है। अब ये जो है सेल वॉल, ये सारे स्ट्रक्चर जो है सेल वॉल के ही एक्चुअली में फॉर्मेशन, सेल वॉल के फॉर्मेशन से बनते हैं। और डीएनए रेप्लिकेशन होता है। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि मान लो ये डीएनए की एक कॉपी है, ठीक है। अब डीएनए की डबल कॉपी बनाना डीएनए की रेप्लिकेशन कहलाता है, यानी कि अपने जैसा एक और बना लेना, ठीक है। ये कंप्लीट प्रोसेस जो है क्लास 12 में पढ़ेंगे कि रेप्लिकेशन क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है मैंने पढ़ा भी दिया है। अगर 11th-12th के अलावा अगर आप नीट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हो, चैनल पर से जाके। तो बेसिक मतलब इसका यही होता है कि अपने आप को डुप्लीकेट कर लेना, ठीक है। और डॉटर सेल्स में फिर डिवाइड हो जाता है, ठीक है। जब जो फ्लैजला प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो फ्लैजला प्रेजेंट होता है उसमें बेसल बॉडी होती है, ठीक है। फिर फिलामेंट होता है और एक हुक की तरह प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस तरह से प्रेजेंट होता है बेसल बॉडी, फ्लैजिला। और जो इसका फ्लैजिला का जो अरेंजमेंट होता है ना, वो इसमें बाहर की तरफ माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और अंदर ट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं दो। इस तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है। किसी किसी बैक्टीरिया में ना पिलाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, न्यूमेरियस पिलाई प्रेजेंट होते हैं या सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो ये किस में हेल्प करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं और बाकी चीज़ों में भी हेल्प करते हैं। फिम्ब्राई भी प्रेजेंट होते हैं समटाइम्स। तो ये है राइबोसोम्स और इंक्लूजन बॉडीज़। देखो राइबोसोम्स जो होता है प्रोकारियोट्स में तो 70S होता है, यानी कि जो S क्या है एक्चुअली में, S है स्वेडबर्ग यूनिट, ठीक है। स्वेडबर्ग यूनिट बोलते हैं उसको, बर्ग यूनिट, ठीक है, स्वेडबर्ग यूनिट होती है, ठीक है। कोफिशिएंट भी बोलते हैं इसको, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं इसको। और ये डिवाइड होती है 50S, यानी कि जो इसका बड़ा वाला पार्ट होता है वो 50 और जो छोटा वाला पार्ट होता है वो 30। ये 50S, ठीक है, और ये 30S, टोटल होता है ये 70S। अब ये मैथमेटिक्स नहीं है, 50 + 30 80 कर लो उसको, है ना। ये 70S माइक्रो वो होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। तो ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, यानी प्रोकारियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। जो यूकारियोट्स में है वो 80S प्रेजेंट होते हैं। मैं साथ के साथ आपको डिफरेंस इसलिए बताती चल रही हूँ क्योंकि याद रहेंगे आपको कि ये इसमें प्रेजेंट होते हैं, उसमें नहीं होते, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, राइबोसोम्स जो है mRNA के ऊपर जब अटैच हो जाते हैं तो इसमें बहुत सारे राइबोसोम्स अगर अटैच हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं पॉलीसोम, ठीक है। अब बहुत सारी इंक्लूजन बॉडी भी प्रेजेंट होती हैं,
साइटोप्लाज्म में लाइक फॉस्फेट ग्रेन्यूल होता है, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल होता है, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल होता है, गैस वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे बहुत सारे जो हैं इंक्लूजन बॉडीज भी क्या है प्रेजेंट होती हैं और रिजर्व फूड मटेरियल भी उसमें रखती हैं। ठीक है, डिफरेंट। तो ये तो थे प्रोकारियोट्स। ठीक है, प्रोकारियोट्स यानी कि बैक्टीरिया। अब हम पढ़ेंगे यूकारियोट सेल्स। तो यूकारियोट सेल्स ट्रू सेल्स भी बोलते हैं इनको। ट्रू सेल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जो एक सेल में प्रेजेंट होनी चाहिए। बेसिकली उसमें क्या था कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं थी, मिजोसोम्स थे, तो इस तरह से इंक्लूजन से ही बन जा रही थी। तो इसमें क्या है, सारी चीज़ें अलग अलग प्रेजेंट होती हैं। और ये यूकारियोट्स किस में होता है? प्रोकारियोट्स को छोड़कर बाकी सारी किंगडम यूकारियोट्स में आती हैं, यानी कि प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल और फंजाई, ये सारी आती हैं। अब आपको भी पता है ये चीज़ कि प्लांट में, प्रोटिस्टा में और फंजाई में तो सेल वॉल मिलती है, लेकिन एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, अब इनको बेसिकली हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जो एक यूकारियोट सेल्स होता है ना, अगर प्लांट्स मिले तो उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होगी। और सेल वॉल के बारे में अभी हम पढ़ेंगे भी कि सेल वॉल में प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, टर्चरी सेल वॉल और दो सेल को जोड़ने के लिए यहाँ पर बीच में सीमेंटिंग मटेरियल प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं मिडल लेमिना। ठीक है, मिडल लेमिना। सेल वॉल को इतना डिटेल में नहीं दिया गया है, लेकिन बेसिकली जो ना ये प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और टर्चरी सेल वॉल्स में डिवाइड होती है। देन उसके बाद प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें जो प्लांट सेल्स होता है उसमें लार्ज वैक्यूल होता है, 90% जो है वो स्ट्रक्चर ले लेता है। और जो इसकी लेयर, इसकी आउटर मोस्ट लेयर होती है ना इसकी वैक्यूल की, उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ठीक है, टोनोप्लास्ट वैक्यूल की। और छोटा सा न्यूक्लियस होता है किसमें? प्लांट सेल में। आज अभी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर से करते हैं। देखो यहाँ पर, एक मिनट, फिट हो जाए ये स्ट्रक्चर, फिट हो जाए उस तरह से देख लेते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर फिट हो गया इसके अंदर। अभी हम देखेंगे, देखो ये सेल वॉल दिख रही है आपको बाहर, ये वैक्यूल, इतना सारा बड़ा वैक्यूल होता है और ये छोटा सा न्यूक्लियस। इसके पास आपको ये जो न्यूक्लियस से अराइज हो रहे हैं, ये स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये क्या होते हैं ये भी पढ़ेंगे इसको। गोल्जी अपैरेटस है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपको प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है आपको, आपके पास पेरोक्सीसोम्स, छोटी छोटी बॉडीज होती है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, तो ये सारे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ना सेल वॉल प्रेजेंट है, यानी कि ये क्या है, बेसिकली ये प्लांट सेल है। अब यहाँ एनिमल सेल में देखो, एनिमल सेल में देखो सेल वॉल नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स की आउट ग्रोथ है जिन्हें हम माइक्रोविलाई बोलते हैं। ठीक है, सेंटर में इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, फिर वही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं प्रेजेंट होता, क्लोरोप्लास्ट जो है नहीं प्रेजेंट होता क्योंकि ये ग्रीन नहीं होते सॉरी। तो बेसिकली इसमें सेंट्रोसोम प्रेजेंट होते हैं जो सेल डिवाइड में हेल्प करते हैं, सेंट्रोसोम इसमें नहीं प्रेजेंट होते। तो ये ध्यान रखने की चीज़ है कि कौन सी चीज़ कहाँ प्रेजेंट नहीं होती। लाइजोसोम दोनों में प्रेजेंट होते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स दोनों में प्रेजेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, सेल वॉल इसमें एब्सेंट होगी। तो ये आगे चलते हैं इससे। अब करेंगे हम सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। देखो सेल मेम्ब्रेन मैंने बताया था 3 होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी। ठीक है, 3 वॉल होती हैं ये बेसिकली। इसमें इतना एक्सप्लेन करके नहीं बताया हुआ, लेकिन सेल मेम्ब्रेन यही होती है। ठीक है, मोस्टली जो होती है ये सेलुलोज की बनी होती है प्लांट्स में। इसके अलावा भी जो ना इसके अलावा भी जो सेल मेम्ब्रेन हम पढ़ रहे हैं, सेल वॉल नहीं पढ़ रहे हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे सेल वॉल, हाँ ये गड़बड़ हो गई थी ना, सेल मेम्ब्रेन निकल गया था, सेल वॉल हम पढ़ेंगे। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी होती है। इसको जोड़ने के लिए ना मिडल लेमिला प्रेजेंट होता है, जैसे कि यहाँ पे 2 सेल्स को जोड़ने के लिए यहाँ सीमेंटिंग मटेरियल मिडल लेमिला प्रेजेंट होता है। ठीक है, और बेसिकली ये सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन डिफरेंट में डिफरेंट की बनी होती है। जैसे एल्गे जो है उसकी सेल वॉल जो है सेलुलोज के अलावा गलेक्टन, मेनेनन, मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। और ये MCQ आया है कई बार, ये बिल्कुल सेम लाइन आई है कि एल्गे की जो वॉल है ये सेलुलोज, गलेक्टन, मेनेनन, मिनरल और कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है या नहीं बनी होती है। तो पूछा है ऊपर कि एल्गे की सेल वॉल किससे बनी होती है और नीचे एग्जांपल दिए हुए हैं, तो इस तरह से ध्यान रखना है। इसके अलावा जो प्लांट्स होते हैं उसमें सेलुलोज, हेमोसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन की बनी होती है। प्राइमरी वॉल कैपेबल होती है ग्रोथ करने के, जबकि जो टर्चरी वॉल वगैरह होती हैं वो रिजिड हो जाती हैं और वो क्या कहती हैं कि एक तरह से सेप प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, और
इसके अंदर जो मिडल लेमिला होता है, इसमें प्लाज्मा और डेस्मेटा कनेक्शन बनते हैं ताकि दो सेल्स आपस में क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके। ठीक है, और मिडल लेमिला की जो लेयर है उसमें मोस्टली कैल्शियम पैक्टेट होता है, कैल्शियम पैक्टेट। ठीक है, जो ग्लू की तरह, सीमेंटिंग मटेरियल की तरह काम करता है और दो सेल्स को आपस में जोड़े रखता है। और दोनों सेल्स को कनेक्ट करने के लिए प्लाज्मा और डेस्मेटा कनेक्शन होते हैं, जिससे कि नेबरिंग सेल्स आपस में बातचीत करते रहते हैं। यहाँ पे बातचीत का मतलब होता है केमिकल रिएक्शंस वगैरह, मेटाबॉलिज्म वगैरह। ठीक है, तो ये तो था सेल वॉल के बारे में। अब हम करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, वो थोड़ा ऊपर दिया हुआ था इसमें, मैंने पहले उसी स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन होती है इनर टू सेल वॉल, और जो एनिमल्स होते हैं उनमें तो होती नहीं है सेल वॉल, तो उनमें सेल मेम्ब्रेन ही पहले प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो उसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में जब हम देखा गया तो हमने देखा इसमें कि ये फोस्फोलिपिड, देखो स्ट्रक्चर से करते हैं, इसके स्ट्रक्चर से ज़्यादा अच्छा क्लियर होता है। ये देखो कि ये जो आपको दिख रहे हैं ना ऊपर, इस तरह से इसका इसका इस तरह से ये, ठीक है, ये फोस्फोलिपिड्स हैं। इसका फोस्फोलिपिड्स का पोलर एंड तो बाहर की तरफ रहता है, ऐसे पोलर एंड ना बाहर की तरफ को रहता है, और ये जो हाइड्रोफोबिक टेल है ये क्या होती है, अंदर की तरफ को रहती है। और ये प्रोटीन है, ये इंटीग्रल प्रोटीन है, अंदर धसी हुई प्रोटीन है, और बाहर की तरफ भी प्रोटीन होती है, बाहर भी प्रोटीन होती है, जिसे हम एक्सटर्नल प्रोटीन बोलते हैं या पेरिफेरल प्रोटीन बोलते हैं। और इस तरह से देखो, इस तरह से ही प्रेजेंट होती है पेरिफेरल प्रोटीन। इस पर शुगर मोलिक्यूल भी प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली ये फोस्फोलिपिड्स की बनी होती है, बेसिकली ये फोस्फोलिपिड्स की बनी होती है और सेमी परमेएबल होती है, यानी कुछ को तो जाने देती है अपने अंदर से आर पार और कुछ को नहीं जाने दे पाती। और इसमें ना, जिसमें इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है मॉलिक्यूल के बीच में, जिसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, और पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। तो बेसिकली जो है ना, ये फोस्फोलिपिड से बना होता है। ठीक है, फोस्फोलिपिड जो होते हैं, इसका हाइड्रोफोबिक एंड बाहर की तरफ होता है, हाइड्रोफिलिक एंड बाहर की तरफ को होता है, और हाइड्रोफोबिक टेल जो है अंदर की तरफ को होती है। बेसिकली ये इसका स्ट्रक्चर होता है, और प्रोटीन जो है इसका इंटीग्रल पार्ट होती है। ठीक है, और इसका सैंडविच मॉडल वगैरह जो है ये फेमस है, और सिंगर एंड निकोलसन का फ्लूइड मोसैक मॉडल जो है वो फेमस है। ठीक है, क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड होता है इसमें। ठीक है, बाई लेयर में प्रेजेंट होती है लिपिड। क्या क्या कर सकती है ये, इंटरसेलुलर जंक्शन फॉर्म करती है, सिक्रेशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन, तो ये सारे फंक्शन जो है सेल मेम्ब्रेन करती है। सिलेक्टिवली परमेबल होती है, दैट आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि सिलेक्टिवली परमेबल होती है, कुछ को अपने से जाने देती है और कुछ को अपने में से नहीं जाने देती है। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, मैं बता चुकी हूँ, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है जो मैं की एनर्जी रिच कंपाउंड होता है, ओस्मोसिस के थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है। ठीक है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है उसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो सोडियम पोटेशियम पंप भी उस पर काम करता है। तो ये थे सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। अब हम करते हैं इसके आगे के, तो अब हम इसी स्ट्रक्चर से ही करेंगे, स्ट्रक्चर से अच्छे से क्लियर होता है। तो देखो, ये तो है न्यूक्लियस, ठीक है, और ये बाहर की है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये मान लो सेल की मेम्ब्रेन है ये अंदर। यहाँ पे साइटोप्लाज्म भरा पड़ा है। ठीक है, ये इस तरह से नहीं होता है, डॉट डॉट फॉर्म में होता है, लेकिन मैंने जो है ऐसे होता है ये साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्म भरा पड़ा है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होना है, ये जो होती है ना, इसकी कवरिंग होती है बाहर की तरफ, न्यूक्लियस की जो है, ये देखो इसमें दिया हुआ है कि ये पोर्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब पोर्स का क्या काम है, ये भी आपको मैंने समझाया हुआ है डीएनए वाले में, चैप्टर में 12th में। ठीक है, तो अब इसकी जो बाहर की जो आउट ग्रोथ है, उससे देखो ये ग्रोथ निकली हुई है। ठीक है, तो इसमें देखो अंदर की तरफ ल्यूमन होते हैं। ठीक है, अंदर की तरफ कंपार्टमेंट होता है इसके अंदर की तरफ और बाहर की तरफ। तो ये दो पर्टिकुलर कंपार्टमेंट में बटी होती है, एक तो इसका अंदर की तरफ होता है और एक इसका बाहर साइटोप्लाज्म की तरफ होता है कंपार्टमेंट। और जो ना ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना दो टाइप्स के होते हैं। एक तो जिनके ऊपर यहाँ डॉट डॉट्स दिख रहा है ना, ये राइबोसोम्स है। तो जिनके ऊपर राइबोसोम्स लगा होता है ना, उनको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिनके ऊपर ये नहीं लगा होता ना राइबोसोम्स, उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो इस तरह से होते हैं ये। और ये इसमें से क्या होता है कि प्रोटीन सिंथेसिस की बड़ी अच्छी साइट होते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं कहाँ पे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, क्योंकि यहाँ राइबोसोम्स प्रेजेंट है। ठीक है, और ये जो है यहाँ पर देखो, जो मैंने बताया था इनके अंदर वाला जो स्पेस है, तो अंदर वाला जो स्पेस है उसे बोलते हैं ल्यूमिनल। ठीक है, और जो बाहर वाला है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। ठीक है, तो इसकी सरफेस से प्रेजेंट होते हैं, और जो स्मूथ वाले हैं उनमें लिपिड फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये इसमें हेल्प करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, बाहर की तरफ होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच्ड होते हैं। ठीक है, और जैसे लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं। ठीक है, अब देखो उसी से बनता हुआ
अभी आपने यहाँ तक पढ़ा। अब क्या है, जैसे कि मान लो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। तो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसी से जो ट्यूब्यूल्स होंगे कुछ निकल जाएंगे, ठीक है। ये होता है इसका सिस फेस, समझ में आ गया ना, कहाँ पे वो, यहाँ न्यूक्लियस है और यहाँ सेल में वॉल है। ये सिस फेस होता है, ये ट्रांस फेस होता है, ठीक है। ये इसके सिस्टर्न है, ठीक है, ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। तो जो सिस इसका फेस होता है वो किधर की तरफ को होता है, न्यूक्लियस की तरफ को, और ये फॉर्मिंग फेस होता है, मतलब यहाँ से बनना शुरू होता है और यहाँ पे ये खत्म होना शुरू हो जाता है। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियस से जाकर के, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जाकर के कहाँ जाती है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। तो ये जो ना एक तरह से अगर हम कहें कि हम पैकेट्स लगा दें, हम फैक्ट्री से सामान लेकर आए और पैकेट्स में भरकर बाहर भेज दें, तो ये पैकेट्स की तरह काम करते हैं, जो कि इसको राइबोसोम्स वगैरह को या इन्फॉर्मेशंस को बाहर भेजते हैं, ठीक है। तो इसका ये कॉन्वेक्स पार्ट हो गया सिस वाला, और ट्रांस वाला उसका कॉनकेव पार्ट हो गया, दिखने में भी दिख रहा है, ठीक है। तो ये होते हैं, और इसे सबसे पहले कैमलियो गोल्जी ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसे गोल्जी अपरटस बोला जाता है, ठीक है। डिस्क शेप्ड दिखाया हुआ है, ये सिस्टर ने दिखाए हुए हैं ना इसके, ठीक है। तो ये होते हैं सिस और ट्रांस का चक्कर क्लियर हो गया, कैसे बनता है, फॉर्म होता है, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, ये इसमें ना बड़ा छोटा छोटा सा दिया हुआ है इसमें एनसीईआरटी में, ठीक है, लेकिन ये हमें हर लाइन को कोट करना है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब जो गोल्जी अपरटस है वो इंपॉर्टेंट साइट किसकी है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। ये ध्यान रख लेना कि उसमें भी प्रोटीन और लिपिड बन रहे थे, किसमें, ईआर में, लेकिन क्योंकि इसका नाम जी से स्टार्ट है तो ग्लाइको और ग्लाइको बनते हैं इसमें। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि ग्लाइको प्रोटीन बनते हैं और ग्लाइकोलिपिड बनते हैं। अब देखो लाइजोसोम्स जो होते हैं ये भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले होते हैं। सिर्फ 2 ऑर्गेनेले होते हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते, राइबोसोम्स और सेंट्रियोल्स, इनमें मेम्ब्रेन नहीं होती बाहर, ठीक है। तो लाइजोसोम्स होते हैं। अब ये जो लाइजोसोम होता है बड़ा खतरनाक होता है, ये बम्ब लाइक होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो सारे जो एंजाइम होते हैं ना वो ऐसे एंजाइम होते हैं जो हाइड्रोलिटिक होते हैं, तोड़ ताड़ने वाले। हाइड्रोलेज है, जैसे कि लाइपेज है, लिपिड को तोड़ देगा, प्रोटीनेज है, प्रोटीन को तोड़ देगा, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देगा, और डीएनए है, डीएनए को तोड़ देगा। तो इस तरह से इसमें सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो सेल को तहस-नहस कर देते हैं। तो इसलिए इसे सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। सुसाइडल बैग जब दिखता है ना इसको खतरा है सेल को, तो ये खुद फट जाता है, सेल अपने आप ही खत्म, काम खत्म। तो इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग। और ये कब एक्टिव होता है, ये एसिडिक पीएच पे एक्टिव होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, लाइजोसोम्स। फिर उसके बाद आते हैं वैक्यूल। अब आप सबको पता है कि जो एनिमल सेल्स होता है उसमें तो वैक्यूल होता है छोटा, और जो प्लांट सेल्स होता है उसमें होता है वैक्यूल बड़ा, ठीक है। उसकी आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं टोनोप्लास्ट, ठीक है। और ये डेड पार्ट होता है सेल का, मतलब ये लिविंग जैसा इसमें कुछ नहीं होता है, ठीक है। और इसमें जो भी वेस्ट है, वाटर है, सैप है, ये सब भरा होता है। वाटर और सेप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, अदर, ये सब इसमें जो है भरा होता है। और प्लांट सेल में 90% ये ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है। इसकी बाहर की लेयर को टोनोप्लास्ट बोलते हैं, मैंने बता दिया। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में हेल्प करता है कि ये भर के ले गया, ये जो भी, अगर ये एक्सक्रीटा भर के ले गया तो भर के ले गया, बाहर छोड़ दिया, बस काम कर दिया इसने। मतलब क्या करता है, ये बैगिंग का काम करता है, इधर से उठाया उधर डाल दिया, ठीक है। और अमीबा में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, बड़े बड़े काम करता है, वो ओस्मो रेगुलेशन का काम करता है, एक्सक्रीशन का काम करता है। और फूड वैक्यूल का काम करता है, भी एंगल्फ कर लेता है फूड पार्टिकल्स को, तो इसका वैक्यूल बड़े काम करता है। तो ये है बेसिकली प्लांट में तो सेल सेप भरा होता है इसमें, और ज़्यादा कुछ नहीं भरा होता। अब माइटोकॉन्ड्रिया बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, ये एनर्जी फैक्ट्री है। एनर्जी फैक्ट्री, यहाँ से सारी एनर्जी बनती है। तो इसको भी स्ट्रक्चर से समझेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर से ना ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता है। तो देखो इसका कट किया हुआ है, जो इसकी बाहर वाली मेम्ब्रेन है, देखो ये दिख ही रहा है, आउटर मेम्ब्रेन है, और ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है। इनके बीच में ना इंटर मेम्ब्रेनियस स्पेस प्रेजेंट है, देखो प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट। और जो अंदर वाली जो है ना इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, ये तो देखो बीच में स्पेस प्रेजेंट है। और जो अंदर वाला है ग्रीन ग्रीन, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। और ये जो अंदर की तरफ को ये प्रोजेक्शन प्रेजेंट है ना फिंगर लाइक, इसको बोलते हैं क्रिस्टा। क्या बोलते हैं इसको, क्रिस्टा। अब इसमें जो है एटीपी बनती है, किसमें बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। और इसमें ना राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे प्रोकारियोट्स में प्रेजेंट होते थे ना, ऐसे 70S राइबोसोम्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसमें थोड़ा बहुत न्यूक्लियर मटेरियल भी प्रेजेंट होता है, देखो ये एक प्रोकारियोट्स की तरह ही होता है एक तरह में, ठीक है। मैट्रिक्स वगैरह मैंने कर दिया इसको, ठीक है। इसमें बताया हुआ है कि डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है, 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और ये फिजन से, जैसे कि बैक्टीरिया डिवाइड करता है ना फिजन के फॉर्म से, ऐसे ही ये भी फिजन से डिवाइड कर लेती है। नेक्स्ट हम करते हैं प्लास्टिड्स। अब ये भी जो है पता लग रहा है कि किस में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट सबसे अच्छा एग्जाम्पल है प्लास्टिड का। तो प्लास्टिड होते कैसे हैं, बेसिकली इन्हें 3 टाइप में क्लासिफाइड किया गया है। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। क्रोमोप्लास्ट, इसमें कलर्स प्रेजेंट होते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट में क्या होता है, भोजन,
खाना प्रेजेंट होता है ल्यूकोप्लास्ट में, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल, और इसमें क्या है, क्रोमोप्लास्ट में कलर यानी कि कैरोटेनॉइड्स जैसे पिगमेंट जो है, जेंथोफिल जैसे पिगमेंट जो है क्रोमोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट जिसमें फूड स्टोर होता है। तो अमाइलोप्लास्ट, अमाइलो से ही पता लग रहा है कार्बोहाइड्रेट। इलियोप्लास्ट यानी कि ऑयल, और एक और है दैट इज एल्यूरोप्लास्ट। तो एल्यूरो क्या होता है, प्रोटीन होती है। अब यहाँ आपको देखने मिल रहा होगा, देखो माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल लेयर मेम्ब्रेन थी, ये भी, इसकी भी 2 लेयर आपको दिख रही होंगी बड़े प्यार से। इसके अंदर ना ये स्टैक लाइक सब्सटेंस से प्लेट रख देते हैं ना, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ये थाइलोकोड प्रेजेंट होती है, और उनके बीच में जो ना ये जो ल्यूमन होता है इनको मेम्ब्रेन को जोड़ने के लिए आपस में, और जो बाकी का मटेरियल भरा होता है उसको बोलते हैं मैट्रिक्स, ठीक है, या स्ट्रोमा, ठीक है। और ये जो आपस में जोड़ रहा है इनको स्ट्रोमा लैमिना, जो इन स्टैक्स को जोड़ रहा है स्ट्रोमा लैमिना, और ये बीच में मटेरियल भरा हुआ है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। अब जो यहाँ पे पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, तो फोटोसिंथेसिस में ये क्या है, हेल्प करते हैं, खाना बनाते हैं। तो खाना बनाएंगे तो इसका मतलब यहाँ पर स्टार्च भी प्रेजेंट होगा, क्योंकि स्टोरेज का भी काम करेंगे। क्लाइमोडोमोनास जो है ग्रीन एल्गा है, वो क्या करता है, उसमें 20-40 पर सेल्स मेसोफिल्स में जो है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ये रिबन शेप्ड भी होते हैं, डिस्कोइड्स भी होते हैं, और इनमें जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो 70S होते हैं, यानी कि इसके अंदर भी 70S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, और ये भी डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट चीज़, ये भी डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था। अब है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इसमें जो है राइबोसोम्स में मेम्ब्रेन नहीं होती, ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते, ठीक है। 2 ही ऑर्गन ऐसे होते हैं, एक तो राइबोसोम्स होते हैं, एक सेंट्रियोल्स होते हैं जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होती। तो ये आपको दिख रही होगी, ये लार्ज सब यूनिट है, ये स्मॉल सब यूनिट है। अगर ये 70S है तो ये 50 होगी, और ये 30 होगी, और अगर ये 80S है तो ये 60 होगी, और ये 40 होगी, ठीक है। एस क्या है, स्वेडबर्ग यूनिट है, यानी कि क्या ये देखो एस क्या है, स्वेडबर्ग यूनिट है, मैंने पहले बता दिया था, यानी कहाँ स्टैंड करती है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट पे। तो जो 70S राइबोसोम्स है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो प्रोकारियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं। और जो 80S हैं वो प्रेजेंट होते हैं हमारे यूकारियोट्स में। इनको डिस्कवर किसने किया था, इनको जॉर्ज प्लेडर ने डिस्कवर किया था 1953 में। तो ये है छोटा सा इसमें दिखाया हुआ है। और राइबोसोम्स बड़ा अच्छा काम करते हैं, ये ट्रांसलेशन में बड़ी हेल्प करते हैं, ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं, स्ट्रक्चर यूनिट की तरह काम करते हैं। अब पढ़ेंगे हम साइटोस्केलेटन। देखो जो सेल होता है ना, हम बोलते हैं उसमें साइटोप्लाज्म ऐसे प्रेजेंट होता है, लेकिन ना इसमें बहुत माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से ऐसे 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 जो जाल सा बिछा होता है। तो ये जो होता है ना स्केलेटन होता है ये सेल का बेसिकली, जिसे हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन। तो इसमें मोस्टली जो है प्रोटीन के जो फाइबर होते हैं वो बने होते हैं, और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। और मोस्टली क्या होते हैं इसमें, माइक्रोट्यूबुल, माइक्रोफ्लामेंट और इंटरमीडिएट फ्लामेंट, ठीक है। इन सब को ही हम क्या बोलते हैं, साइटोस्केलेटन बोलते हैं। और ये मोटिलिटी, सपोर्ट, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल्स, ये सब काम जो है करते हैं। और अब हम करेंगे सीलिया एंड फ्लैजिला। तो ये भी हम करेंगे बाय द हेल्प ऑफ द डायग्राम। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको मेरी स्पीड तेज़ लग रही है, वीडियो को रोकिए, जहाँ तक समझ में आ गया वहाँ तक दोबारा रिपीट कर लीजिए, क्योंकि हमें NCERT 1 गो में करनी है, एक चैप्टर एक वीडियो में करना है, इसलिए मैं ब्रेक नहीं लेती हूँ। लेकिन अगर आपको स्पीड तेज़ लगती है तो आप ब्रेक लीजिए और वहाँ से दोबारा देखिए जहाँ से आपको समझ नहीं आया है। NCERT की मोस्ट ऑफ द लाइन मैंने कोट की है, ठीक है। और मेहनत करने से ही फल मिलता है, इसलिए मेहनत कीजिए, देखिए वीडियो को, और उसके बाद NCERT रीड कीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा एग्ज़ाम जिसके लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं। तो पहला है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो ये जो होते हैं ना सीलिया, जैसे मान लो ये है सेल है, तो यहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। तो ये जो फ्लैजिला प्रेजेंट होगा ना, ये जो आउटर मोस्ट लेयर है भाई, ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है ना एक्चुअली में। तो इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और इसके ना 9 जो होते हैं इसमें फ्लैजिला में 9 पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स होते हैं, और डुप्लेट होते हैं ये सारे के सारे डबलेट, ठीक है। और इसमें ना बीच बीच में ये जो आपस में जुड़े हुए हैं, देखो ये इंटर डबलेट ब्रिज होते हैं जिसके थ्रू ये जुड़े हुए हैं, देखो ये जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे ना ये रेडियल स्पोक प्रेजेंट है, ये अंदर की तरफ को जो रेडियल स्पोक प्रेजेंट है। 2 ट्यूब्यूल्स अंदर भी होते हैं, सिंगल होते हैं, जिन्हें सेंट्रल माइक्रो ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, और एक सेंट्रल सीथ से जो है ये कवर होते हैं। तो इनका जो बेसिकली अरेंजमेंट होता है वो 9+2 होता है, 9 टुवर्ड द पेरिफेरी और 2 इनसाइड, सेंट्रल सीथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं 9, ये जो डुप्लेट होते हैं, और जो 2 होते हैं ये होते हैं सिंगल। तो इस तरह से फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, सीलिया प्रेजेंट होते हैं, और ये सारे मूवमेंट में काम करते हैं। हेयर ग्रोथ लाइक आउट स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। कोर जो है अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो उनके कोर को हम एक्सोनीम बोलते हैं,
ठीक है, और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं इनके अंदर रनिंग करते हैं। और 9+2 एरी मैंने आपको बता दिया था कि 9+2 एरी करते हैं ये। सो ठीक है, स्मॉल सीथ के अंदर एनक्लोज्ड होते हैं। ठीक है, 9 रेडियल स्पोक्स प्रेजेंट होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। बोथ सेंट्रियोल्स लाइक स्ट्रक्चर्स बेसल बॉडीज होती हैं इनकी। अब है सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स। अब ये जो है ये सिर्फ किस में प्रेजेंट होते हैं? यूकारियोट्स में। और यूकारियोट्स में भी किस में? एनिमल सेल में। प्लांट्स में ये प्रेजेंट नहीं होते हैं सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम्स। ये कब काम करते हैं? ये काम करते हैं सेल डिवीजन के टाइम पर, 1 से 2 हो जाते हैं और स्पिंडल फाइबर्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो सेंट्रियोल्स कैसे होते हैं? बेसिकली ये ऐसे होते हैं कि एक अगर ऐसे प्रेजेंट है तो दूसरा ऐसे प्रेजेंट होगा, परपेंडिकुलर होते हैं, कार्ट व्हील की तरह इनका। जैसे इसको कट करा जाए ना तो कार्ट व्हील की तरह इनका स्ट्रक्चर होता है। अंदर जो है एक हब प्रेजेंट होता है और बाहर जो है वो ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। 9+0 का अरेंजमेंट होता है इनका। ठीक है, तो ये दिखाया हुआ है कि हब होता है अंदर की तरफ और बाहर की तरफ स्पोक होते हैं। 9 इवनली होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन्स के बने होते हैं, 9+0। और इनके ट्रिपलेट होते हैं, जैसे कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो 3 3 3 कितने हो गए? 9 हो गए। तो ये होते हैं ट्रिपलेट की फॉर्म में। तो ये हो गए सेंट्रियोल्स। ठीक है, ट्यूबुलिन प्रोटीन याद रखना, ये आ जाता है कभी कभी कौन सी प्रोटीन से बने होते हैं, तो ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं। कौन से? सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम। न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? पहले बताया रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। ठीक है, और फ्लेमिंग ने क्या डिस्कवर किया था? क्रोमेटिन को। दोनों याद रखने जरूरी है, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस, क्रोमेटिन फ्लेमिंग ने। तो ये दिख रहा है आपको न्यूक्लियर प्लाज्म, ये अंदर ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। ऐसे पोर प्रेजेंट होते हैं बीच बीच। ठीक है, ऐसे पोर प्रेजेंट होते हैं बीच बीच में। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है बाहर की तरफ, अंदर की तरफ न्यूक्लियोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अब क्या होता है इसका कि जो पेरीन्यूक्लियर स्पेस है, यानी कि ये भी क्या है होती है, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है ये भी डबल मेम्ब्रेन होती है, इसके बीच में भी स्पेस प्रेजेंट होता है, पेरीन्यूक्लियर स्पेस जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो जब हमारा सेल प्रोफेस में पहुंचता है, ये सेल डिवीजन में अभी मैं कराऊंगी, पहला स्टेज होता है प्रोफेस में होता है, पहुंचता है तो सेल जो है वो इंटरवेनिंग होना स्टार्ट हो जाता है और इस तरह से प्रेजेंट हो जाता है। यानी कि हम जो है 2 क्रोमेटिड लेग्स को उसको देख सकते हैं कि भाई ये जो है क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। और बीच में देखो स्ट्रक्चर से समझते हैं, स्ट्रक्चर से बड़े अच्छे से समझ में आता है। बीच में ना ये काइनेटोकोर प्रेजेंट होता है, दिख रहा है आपको काइनेटोकोर? ठीक है, सेंट्रोमेयर है, सेंट्रोमेयर के ऊपर एक प्लेट है। जैसे मान लो ये बीच में सेंट्रोमेयर है, उसके ऊपर एक प्लेट है, जैसे काइनेटोकोर बोलते हैं। ठीक है, और ये मोस्टली जो मेटाफेस होता है उसमें बड़े अच्छे से विजिबल होते हैं। प्रोफेस में भी विजिबल हो जाते हैं लेकिन मेटाफेस में बहुत अच्छे से विजिबल होते हैं। बेसिकली ये हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, और डिपेंड करते हैं कि ये मेटासेंट्रिक हैं, सब सेटासेंट्रिक हैं, एक्रोसेंट्रिक हैं या टिलोसेंट्रिक हैं, ये भी मैं डायग्राम से बताऊंगी। देखो अगर बीच में सेंट्रोमेयर प्रेजेंट हो तो वो मेटासेंट्रिक, अगर थोड़ा साइड में प्रेजेंट हो तो वो सब मेटासेंट्रिक, और ये थोड़ा और साइड में प्रेजेंट हो मतलब टुवार्ड द टिप्स प्रेजेंट हो तो उसे बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक, और बिल्कुल ही टिप पे प्रेजेंट हो तो उसे बोलते हैं टिलोसेंट्रिक। और समटाइम्स जो ना सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बन जाती है इसमें क्रोमोसोम्स के अंदर, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? सैटेलाइट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये चैप्टर हो गया हमारा क्लियर। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, चैट बॉक्स में लिखेंगे तो उस टॉपिक को हम एक्सप्लेन करके पढ़ लेंगे डिटेल में। माइक्रोबॉडीज़ भी है इसमें। माइक्रोबॉडीज़ क्या होती है? ये मैनी मेम्ब्रेन बाउंड मिन्यूट वेसिकल्स होते हैं। ठीक है, जो वेरियस एंजाइम कंटेन करते हैं, प्लांट में भी प्रेजेंट होते हैं और एनिमल में भी प्रेजेंट होते हैं। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।